इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। माथे से पसीना और कांपती टांगें, ये जो जुमला है ये पस मंजर में हरगिज नहीं गया, बल्कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर जाकर ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि पूरी कौम देखेगी कि अब किसके माथे पर पसीना आता है और किसकी टांगें कांपती हैं। जिस दिन से अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बयान दिया, उसके बाद से जो सियासी डेवलपमेंट है, जो सियासी दर्जा हरारत है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमती तर्जुमान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्विटर पर पैगाम, जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों की जो ये तहरीक है, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो टारगेट कर रहे हैं और कहते हैं कि ये भारतीय एजेंडे पर इस वक्त गामजन है। फिर हमने ये भी देखा कि अयाज सादिक साहब का अगर हल्का हो या लाहौर की माल रोड हो तो वहाँ पर बैनर्स जो हैं वो आवेज़ा कर दिए गए, पता नहीं किसने किए, जिसमें इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आज भी फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी इसका जिक्र किया, माथे पे पसीने और कांपती टांगों का। और इसके साथ साथ अगर मैं नून लीग का जिक्र करूं तो नून लीग बहुत नाला नजर आई। आज एहतसाब अदालत में आपको ये भी बताते चलूं कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की पेशी थी। मरियम नवाज साहिबा उनसे मुलाकात के लिए पहुंची और मुलाकात करने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमजा शहबाज को गले लगाया और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के पास गई, उन्होंने कहा कि अब ये जो बयानियां हैं कि मीम नून शीन बनने वाली है, ये दफन होता है और सब लोग सुन लें और देख लें कि ये ख़ानदान कभी अलग नहीं हो सकता। इसके साथ जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर कुछ गलत हुआ, क्योंकि उन्हें बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लाया गया था, तो फिर इसके जिम्मेदार वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। वजीर आजम ने भी, हमने देखा है कि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि एक हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है ऑपोजिशन तहरीक से निमटने के लिए, और शायद वज़रा से ये कहा जा रहा है कि वो मुतहर्रिक भी हो जाएं और कुछ जलसों का भी सुनने में आ रहा है, लेकिन जाहिर है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस वक्त कंफर्म कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में है, जिसकी हुकूमत है, वो भी नाला नजर आई। मुर्तज़ा वहाब साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज गुजरी। कहा जिस तरह से नैप ने NICVD पर हमला किया है या जिस तरह से आकर रेड किया है, ये भी जाहिर है कि विफाकी हुकूमत पर इसका ओनस जाता है और उसी पर उन्होंने तनकीद के निश्तर चलाए हैं। अब ये जो तमाम मामलात हैं, कल आपने वो भी देखा कि पिछले 3 दिन से जो कुछ हो रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शेर जवान फोर्स जो है नून लीग की, वो भी कल लॉन्च कर दी गई है। अब एक दूसरे की सियासी मुखालफत में आज का सवाल हमारा यही है कि इस बयानिए की कोई हद बाकी रह गई है और क्या कोई मसालेहत का रास्ता भी बाकी है या नहीं है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अब्बास आफरीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब से हमारे साथ हैं जमशेद चीमा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अब्बास आफरीदी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कि ये जो बयानिए की जंग है, ये जिस तरह से आप लोगों अटैक भी करते हैं इदारों के ऊपर, जिसका कल जिक्र भी किया वजीर आजम ने कि ऑपोजिशन ने तमाम तर कोशिशें की उन्हें ब्लैकमेल करने की हर महाज पर, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो कोरोना हो। जब थक गए तो आपने इदारों पर अटैक करना शुरू कर दिया। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बयान दिया है कि अगर मुल्क को आगे चलाना है तो नैब को ताला लगाना होगा, तो फिर तो इसका मतलब वजीर आजम ठीक कहते हैं कि एहतसाब अगर बंद कर दिया जाए तो आपके जो तोपों का रुख है इदारों की तरफ और आपकी जो तोपें हैं वो फिर ठंडी हो जाएंगी। आपने अच्छा सवाल किया। बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम PTI इदारों के पीछे चुप रही है। आपने आया सादिक साहब के बयान का बात की, आपने टांगों की कंपनी की बात की, तो जब पाकिस्तान पे हमला हुआ और उसका हमारी शाहीनों ने भरपूर जवाब दिया, उनके जहाज को गिराया, उनके लोगों को पकड़ा, और उसके बाद रात को कांपने टांगना शुरू हो गई और उन्होंने जो हमारे सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम लेके ये कहा कि जी इंडिया हमला कर देगा, और फिर ये काम किया। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने उनकी बातों पे अमल किया। हमारे शाहीनों ने तो दलेरी दिखाई, हमारे शाहीनों ने तो जवाब दिया। हमारे शाहीन जो लोग कहते थे कि इंडिया की 3 गुना बड़ी फौज है, उसको जवाब दिया, आंखों में आंखें मिलाएं। ये क्या कर रहे हैं फौज के साथ? उनके पीछे चुप के, उन इदारों के पीछे चुप के उन्हीं को मनायल कर रहे हैं। बात एक होती है, बनाती दूसरे हैं। काम एक होता है, करते दूसरे। रह गई आपने बात की नेब की। नेब की कौन सी बात? वीडियोस की बात आप कर रही हैं।
आप नेब वही नेब बता रही हैं जिसने ये कहा था कि अगर हम पीटीआई के लोगों को पकड़ें तो इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएंगी। हमारे साथ 20-25 मिनिस्टरों के नाम है, करप्शन है, और उसके सुबह फिर वीडियो लॉन्च हो जाती है एक चैनल से, और उसके बाद जो है एहतसाब खत्म हो जाता है, फिर इंतकाम स्टार्ट हो जाता है। और ये वो चीजें हैं, आपके सामने बहुत से केसों पे स्टे लिया गया है। मालम जब्बा का है, बीआरटी का है, उसके केपीके के 500 केसेस हैं जिनके ऊपर स्टे लेके और उनको नहीं चलाया जा रहा है। क्यों नहीं नेप उनके खिलाफ क्यों नहीं जाती कोर्टों में, चली जाए और वहां उनका एहतसाब शुरू कराए। अच्छा। लेकिन उन्होंने जब ये बात की, जब गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी, इनका एहतसाब शुरू हो रहा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी करप्ट गवर्नमेंट है ये, और ये इदारों का नाम लेके उनके दिफा में अपने नहीं, लेकिन अब अब्बास आफरीदी साहब एक मिनट, इनके नहीं, इदारे हमारे भी हैं। अच्छा ठीक है, इदारे हमारे भी हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी साहब फख्र है। मुझे ये बताएं ना, मुल्क जब चलेगा, जब नैप को ताला लगेगा, तो इसका मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ ही आप कह रहे हैं ना इंतकाम हो रहा है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है, तो आप लोग फिर मुल्क नहीं चलने दे रहे? नहीं, बिल्कुल हम मुल्क चलाने दे रहे हैं, नेप नहीं चलाने दे रही। नेप जो है इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी की, ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिशियन को, इन सब को अपने राह पे लाने के लिए, अपने निजाम को, जिन जिन के साथ इनकी नहीं लगती सिटिंग गवर्नमेंट की, वो उनको जो है नेप के थ्रू ब्लैकमेल करती है, नेप के थ्रू परेशान करती है, इसीलिए निजाम नहीं चल रहा। अगर निजाम चलता तो आपके सामने इस मुल्क में आपके साइड पे अफगानिस्तान है जहां 74 रुपए तेल है, आपका 104 रुपए तेल है। ये वो इमरान खान साहब है कि अगर मैंने महंगाई करनी थी तो फिर अवाम पे फिर मुझे गवर्नमेंट चलानी। आज तो आप बताएं महंगाई की तूफान का हालात क्या है? ये इनकी वो करप्शन है जिसकी वजह से ये साहब महंगाई आप है। अपने ही आपके बयान में अपना ही तजाद नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन पर इंतकाम कर रही है, अपने लोगों को तो बख्श देती है, और एक तरफ आप ये कहते हैं एहतसाब की वजह से मुल्क आगे नहीं चल रहा। नहीं, एहतसाब की वजह से नहीं, इंतकाम। आपने सुना नहीं, मैंने एहतसाब और इंतकाम में फर्क है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि ये इदारों के पीछे छुप रहे हैं। हमने तो जाहिर है आपने फॉरेन मिनिस्टर के लिए अयाज सादिक साहब ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया था और उनका जिक्र किया था। बहरहाल जो बातें हुई बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। यकीनन उससे पाकिस्तान से बाहर और खुसूसन इंडिया ने जिस तरह से एक पूरा प्रोपेगेंडा किया और जिस तरह से उसको प्ले किया अपने मकसद के लिए, आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जो पूरी एक तहरीक है उसमें थोड़ी फहमो फिरासत अगर इस्तेमाल की जाए और ऐसे बयानिए से गुरेज किया जाए जो दुश्मन के हाथ लगते हैं और फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और फिर आप लोगों की हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान उठते हैं? बोले, आवाज नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अगर तो किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवालात उठाना चाहता कोई हो तो फिर तो उठाया जा सकता है, भले आप सुबह से रात तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, लेकिन जब मेरा नहीं ख्याल कि ये हुब्बुल वतनी के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं। बात तो सीधी इतनी है कि नरेंद्र मोदी ने किसका नाम लिया? उसने तो नाम लिया है फवाद चौधरी का, मिनिस्टर का, और उसके अलावा आपके जो यहाँ पे मुशीर दाखिला है, वजीर दाखिला है, उनकी जो स्टेटमेंट आई तालिबान के बारे में, तो मुझे बताएं कि दुनिया में हमें किस तरह लिया जाता है। मोदी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात के साथ नहीं चलेगा। मोदी के खिलाफ वहाँ बहुत सी बातें करते हैं, राहुल गांधी भी, दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज भी। ऑपोजिशन एग्रेसिव होती है, ऑपोजिशन की टोन एग्रेसिव होती है, लेकिन उसे रियासतें इस्तेमाल नहीं करती। रियासतें इस्तेमाल करती हैं और अहमियत देती हैं बुज़रा के बयानात को, हुकूमती तर्जुमानों के बयानात को, और इल्ला माशाल्लाह यहाँ पे पूरी हुकूमत वजीर आजम से लेके नीचे पीएम तक सारे के सारे तर्जुमान हैं और कोई काम ही नहीं आता। अब मुझे बताएं कि जब आपका फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है, नरेंद्र मोदी ने तो नाम लेके बात की ना। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रही हैं नैरेटिव बनाना, अगर कोई बयानिया बनाना है पॉजिटिव तो ऑपोजिशन तो नहीं बना सकती। ऑपोजिशन का काम क्या है? नादिया साहबा, आप एक एनालिस्ट हैं, हमारा काम है हुकूमत की खामियों के ऊपर नजर रखना, उन पर तनकीद करना और उनके ऑल्टरनेट हमें अपने पॉलिसीज देना और आगे बढ़ना। अभी तक 2.5 साल के अंदर अपोजिशन ने कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की जैसे इमरान खान करते रहे हैं। शलवारें गीली हो जाएंगी, चादरें लेके नकलें, मिमिक्री। मैं नहीं कह रहा कितनी बुरी लगी आपको, लेकिन ये आप लोग टेलीविजन पे दिखाते रहे हैं और आज वो शख्स उन अल्फाज की वजह से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि 2.5 सालों में हमने कौन सी अपोजिशन ने काबिल एतराज बात की है।
अगर अपोजिशन के जलसों के अंदर ये बात होती है कि मुल्क के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, मुल्क के अंदर इदारों के दरमियान तसादुम को रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक पेज पे नहीं आए, आइन के ऊपर मुत्तफिक हो और आइनी तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग हो सारे इंस्टीट्यूशंस की। अब ये नैरेटिव किसने बनाना है? ये बनाना है प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आप पहले दिन पार्लियामेंट से ले लें और कल तक की ले लें। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे बैठा जाता हो? कहां भाई पे नजर उन्हें तो आती गिला है कि ये वो- था कि पहली तकरीर नहीं आप लोगों ने करने दी, उनका घेराव कर लिया। अच्छा मेरी बात सुने, हमने तो खैर नहीं किया था, पीपल्स पार्टी ने। अगर किया भी गया था तो क्या इमरान खान घेराव नहीं करते थे? और अगर इमरान खान को उस दिन वो वजीर आजम बने थे, उनका काम था अगर घेराव हुआ भी तो अच्छे तरीके से गुफ्तगू फरमाते। हो सकता है घेराव करने वालों को शर्म आ जाती कि वजीर आजम तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है, लेकिन इमरान खान के एक टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है नादिया साहबा, और वो आज की नहीं है, वो बड़ी देर पुरानी है। कभी उनकी मियाँ दाद के साथ लड़ाई होती है, कभी क्रिकेट पे उनकी लड़ाई होती है, कभी घर में उनकी लड़ाई होती है, कभी साथियों के साथ उनकी लड़ाई होती है। उनकी लड़ाई का ये जो टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, उनकी ये जो अना के हॉल से निकलते नहीं, उन्हें एक कोई खबत है, पता नहीं क्या है। अब उसमें पूरे मुल्क को, रियासत को तो आप नहीं धकेल सकते। 2.5 साल में हमारा मुल्क बंद गली में आ गया है। अच्छा। डायलॉग नहीं है, कोई अपोजिशन के साथ गुफ्तगू नहीं है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और इस पर मैं आगे बात करेंगे बैरिस्टर साहब। जरूरी है एक फिक्रा। 3 इदारे हैं, पार्लियामेंट का जो हाल किया आपके सामने, एग्जीक्यूटिव का जो किया आपके सामने। अब कल उन्होंने फरमा दिया है कि एक जज को ये ऊपर उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को। अरे भाई, काजी फाइज ईसा जो हैं वो अपनी टाइमिंग पे आइन के तहत चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। क्या हमने उन्हें अब चीफ जस्टिस बनाना है? हमारे कहने पे बनेंगे? तो जिस प्राइम मिनिस्टर का ये कैलिबर हो, कैसे रियासत आगे बढ़ेगी, मुझे बताएं। ओके, अच्छा, अब आपके ओपनिंग रिमार्क्स आप दोनों हजरात के आ गए, दोनों ऑपोजिशन मेंबर्स के। जमशेद चीमा साहब, मैं ऐसा करती हूँ, छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ ताकि कता कलामी ना हो, और फिर आप तसल्ली से इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बैरिस्टर साहब ने कही, जो अब्बास आफरीदी साहब भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हुकूमत को भी मसालिहत के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। डायलॉग के बगैर ये मामलात नहीं चल सकते। फिर इस वक्त जो संगीन इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है नून लीग पर, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्कस करें, क्योंकि सबूत भी चाहिए होते हैं, शवाहिद भी चाहिए होते हैं। उसके बगैर आप किसी की हुकुल वतनी पर सवाल नहीं उठा सकते। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अब्बास आफरीदी साहब PMLN से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बैरिस्टर आमिर हसन, और PTI से जमशेद चीमा साहब हमारे साथ हैं। बयानिए की इस जंग में या सियासी मुखालफत में बयानिए की कोई हद बाकी या नहीं, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, और मसालिहत का रास्ता क्या हो सकता है। जमशेद चीमा साहब, मतलब जहां अगर आप नून लीग को या अपोजिशन जमातों के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी तहरीक के अंदर कोई भी जुमला बोल देते हैं, जैसे आप क्वेटा का जिक्र करते हैं, आप जिक्र करते हैं अयाज सादिक साहब का, इसी तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुसर्रत साहिबा ने सजन जिंदाल का जिक्र किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पता नहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की बात की, उनके डिक्टेशन की बात की। डू यू नॉट थिंक ये भी सब बातें बड़ी ओवरबोर्ड होती जा रही हैं, क्योंकि बड़ा संगीन इल्जाम है? देखें, कल जब मुसर्रत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विंदर सिंह की बात की, उसका मियाँ साहब के घर में रहने के 3 दिन रहने की बात की, फिर जो आप कह लें कि इंडियन नज़ाद जो आप कह लें वज़ीर दाखिला है इसमें इंग्लैंड का, उसकी बात की। फिर इस सारी बातों को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और ये मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, हम इसको किसी भी वक्त प्रूव कर सकते हैं, ये वाक़यात हुए हैं। नहीं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाई जा रही है, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उस पे चल रही हैं, और अयाज सादिक साहब को एक पूरा कोई ओहदा जो है, मरियम नवाज पार्टी रजिस्टर अपने नाम करवा रही हैं, ये बात भी ठीक है। फिर जो आप कह लें अयाज सादिक को शाबाश दी गई, अयाज सादिक को डिक्टेट किया गया कि ये बोलो, फिर उसे कहा गया कि इस बात पे स्टिक करो, वो सारी बातें जो है हम कंफर्म करते हैं। सो इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये सारी हकीकतें हैं, लेकिन बदकिस्मती से बड़ी ही तरह हकीकतें
या आप कह लें कि बड़ी ही बदनुमा या बदसूरत चीज़ें हैं जिनकी तवक्को नहीं की जा सकती एक माजी के 3 बार के प्राइम मिनिस्टर से, जिसको इस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इज्जत दी। देखें, पार्टी वो उस किसी के बंदे नाम पे भी रजिस्टर करे, इसमें तो कोई संगीन इल्जाम हो नहीं सकता। ठीक है, अयाज सादिक साहब को क्या पोजीशन मिले ये इस बात से कतई नजर, लेकिन चीमा साहब आप कह रहे हैं कि भारत के कहने पर पाकिस्तान की कोई मुस्लिम लीग बनाई जा रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब हिस्सा ले रहे हैं, एंड यू कैन कंफर्म दैट? नहीं, मैं 2 बातें कर रहा हूँ। एक मैं बीबी एक मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ, एक खबर की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग मरियम नवाज के नाम पे बनना खबर है कि में उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों को फंड्स भी दिए हैं, असला भी दिया है, ये बात मुशर्रफ ने की थी। ये इल्जामात को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और जो मुस्लिम लीग नून मरियम के नवाज से रजिस्टर हो रही, मरियम नवाज के नाम से रजिस्टर हो रही है, वो खबर है। सो खबर और इल्ज़ाम 2 अलग चीज़ें हैं। हमें मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान बनने पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन खबर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ये पहले पार्टी का जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज साहबा का, वो बयानिया पार्टी से उठाया नहीं जा रहा। पार्टी जो है उस बयानिए के बोझ तले दब गई और पार्टी सेपरेट हो रही है, पार्टी डिवाइड हो रही है, पार्टी अपना वजूद खो रही है। सो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे की अना इतनी बड़ी हो जाए कि वो अपनी पार्टी को, पोलिटिकल पार्टी को कुर्बान करने को तैयार हो जाए। जमहूरियत में पार्टी जो है असासा होती है मुल्क का, जो असासा है मुल्क का, वो किसी खानदान की असासा नहीं है, वो अवाम का असासा है, अवाम की पार्टी होती है। वोटर जो है वो कोई जायदाद नहीं है, वो जीते जागते इंसान होते हैं, उनकी आपके साथ एसोसिएशन होती है। अगर आप उनको ऐसे बयानिए पे ले जाएं जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो, उनकी आज़ादी उस पर एट स्टेक चली जाए, उन लोगों को अपना वजूद खतरे में आता हुआ नजर आए, और साथ ही इंडिया में जो आजकल हालात हैं जिनमें 22 करोड़ मुसलमान जो हैं वो गुलामों की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मजहब को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनका इकनॉमिक बाइकाट किया गया हुआ है, और जो कश्मीर में एक ओपन जेल बनाई गई है, उसके होते हुए लोग ये अफोर्ड नहीं करते कि कोई ऐसा बंदा उनका जिसको उन्होंने 6 बार या 3 बार वोट दिए हो, 3 बार वज़ीर आज़म बनाया हो, 6 बार वज़ीर आला बनाया हो, वो उनके मुल्क की सालमियत के पीछे पड़ जाए। इस बात को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लिहाजा इस वक्त मुल्क पूरा सदमे की हालत में है। अच्छा। और मुस्लिम लीग की वोटर ज्यादा सदमे में है। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं। बेसिकली देखें, अगली बात आपका जो सवाल था, वो सवाल ये है कि मुफाहमत की कोई बात हो सकती है। डेफिनेटली मुफाहमत की बात हो सकती है, लेकिन आप अंडरस्टैंड करें कि कभी एक अदालत और मुजरम के दरमियान या मुलजम के दरमियान मुफाहमत नहीं होती। अदालत ने फैसला करना है, उसने अकॉर्डिंग टू द लॉ फैसला करना है। मुफाहमत हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमत हो सकती है, लेकिन अदालत और मुलजम पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, वो नून लीग का हो, उनकी मुफाहमत का जिक्र ना करें। मैं समझता ऐसा बयानिया मीडिया ना बेचे, या ऐसा बयानिया जो है वो ना हम लेके चलें कि जी मुफाहमत जो है उसमें अदालत या नैब के केसेस भी मुफाहमत में आते हैं। इन बातों का मुफाहमत से कोई तल्लक नहीं। मुफाहमत का नाम है इश्यूज पे, मुफाहमत की बात है इश्यूज पे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे अगले इलेक्शन कमीशन की में रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए, यहाँ नैब में रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए, इस मुल्क में बच्चों के राइट्स का, खवातीन के राइट्स का, इस मुल्क की इकानमी का, इस मुल्क के लोगों के बेसिक राइट्स के हवाले से। जमशेद चीमा साहब, इसके लिए कुछ डायलॉग को हमवार करने के लिए थोड़े जरा मर्क्यूरी लेवल्स को भी तो नीचे करना होगा। अगर आप बार बार किसी को चोर कहेंगे, करप्ट कहेंगे, गद्दार कहेंगे, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि अहम इश्यूज पर भी कोई बैठकर बात करना चाहेगा? एक वर्किंग रिलेशन तो रखना चाहिए ना ऑपोजिशन के साथ। देखिए, इसमें प्रॉब्लम पता है नादिया क्या है, थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप अभी किसी जगह बैठ के 2-4 प्रोग्राम राना सनाउल्लाह साहब के देख लें, एहसन इकबाल साहब के देख लें, आप किसी मुस्लिम लीग की नून हाकान अब्बासी साहब का देख लें, तो आपको प्रोग्रामों में समझ आ जाएगी कि जिन लोगों ने अभी आप पीपल्स पार्टी के किसी लीडर का देख लें, बिलावल साहब करप्शन का जिक्र करते हैं। अगर बिलावल साहब या जरदारी साहब करप्शन का जिक्र करेंगे, अगर शहबाज शरीफ कहेगा मैंने दिल्ली की करप्शन की और लोगों को करप्ट करेगा, तो लोगों ने भाई बताना है कि सर आपके नौकरों के नाम पे 1.5 अरब निकलता है, आपके मजीद गनी के नाम पे 37 अरब निकलता है। लोगों ने बताना है इस बात को। ये नहीं हो सकता कि करप्ट लोग दूसरों को करप्ट कह के घर चले जाएं और उनको कुछ ना कहा जाए। लिहाजा दूसरी बात ये, कुछ खबरें होती हैं, अगर यहाँ पे नैब है, वो आप कह लें कि रमजान शुगर मिल के नाम पे 9.5 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो खबर है, ये खबर आनी है, ये कहीं ना कहीं जिक्र भी होगा। इसको कैसे आप रोक सकती हैं?
या क्यों रोकना चाहते हैं वो? लिहाजा बस ठीक मैं है, जो इस वक्त बयान आपसे रिक्वेस्ट करता हाँ, हूँ, नहीं, बयानिया इसका मतलब तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बस करार दे दिया कि ये दोनों लीडरान जो हैं वो चोर हैं और करप्ट हैं, चाहे वो शरीफ मैं खानदान हो ये चाहे पुरानी जरदारी बात तो नहीं है खानदान ना। हो। अगर आज 9.5 बिलियन रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आ जाए तो क्या जिक्र नहीं उसका होगा? दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें इस वक्त बताया जा रहा है कि जनाब आप करप्शन चोर चोर ना कहें। भाई अगर किसी ने चोरी की हो, लूटमार की हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, ये तारीख है, एक हैपनिंग है। हैपनिंग का जिक्र हमेशा होता है कि फलां वक्त ये वाकया हुआ था जी और आफरीदी फलां साहब, जिम्मेदार आदमी ने आफरीदी किया। साहब, आपने सुन लिया कि मसालिहत का रास्ता कम से कम इस साइड से ये कहना तो नहीं बंद कर सकते, एक तो एहतसाब नहीं बंद कर सकते, एक ये इस्तिलाह इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते। अब आप आपकी लोग आवाज बैठ गई, है ना, आवाज रुक गई है। जी आफरीदी साहब, अब आ रही है आपको आवाज? आप भी आ गई जी, जी आफरीदी साहब ये कह रहे हैं फिर कि बैठ गई आप इधर टीवी कैमरे के सामने। के चले हम दोबारा से आ जाते हैं आपकी तरफ, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा प्लीज जरा आफरीदी साहब को। आई कम टू बैरिस्टर साहब। आ गई, अभी आ गई जी। अच्छा आ गई है, ओके जी। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जमशेद चीमा साहब की बात सुन ली कि करप्शन वाली जो जबान है या चोर डाकू कहने वाली चीज है उसको वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी, ये हुकूमत इसी तरह से निपटेगी, बिकॉज दे बिलीव दैट आपके लीडरान ने ये करप्शन की है और ये हैपनिंग्स हैं, वो कहते हैं इसका जिक्र ना करें तो कैसे होगा। तो मसालिहत का रास्ता फिर क्या होगा? एक आपने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है ऑफ अटैकिंग और एक इन लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, सो हाउ विल दिस मूव फॉरवर्ड? मैं पीटीआई के वर्करों को जब सुनता हूं और इनके सपोर्टरों को चैनल पे बातें करते देखता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे लीडर ने 2 तकरीरें की जो टीवी पे नहीं दिखाई गई। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी तकरीरें भी दिखाई जाए और इनकी लीडर ने जो 22 तकरीरें की हैं इदारों के खिलाफ और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कोई भी किसी मुल्क का शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। ये उसके बावजूद टीवी पे आके डीडा दलेरी के साथ बात करते हैं। पहले वो 22 वीडियो देखें और फिर बोलें कि मुहिब वतन क्या होता है, पेट्रियट क्या होता है, मुल्क की बातें क्या होती है, फिर उसके बाद करेंगे तो मजा भी आएगा। आफरीदी साहब, एक मिनट, नहीं एक चीज ऐड कर लेना, उनकी 22 तकरीरें, लेकिन वो 2 तकरीरें जो आपके लीडर ने कर दी बकायदा नाम लेकर इतने सवाल आप जरा टीवी पे आप जरा चलाएं कि लोग फैसला करें कि कितनी ठीक है और कितनी गलत है, और इनकी तो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और टीवी पे भी दिखाना चाहिए। अच्छा, उससे बढ़ के इन्होंने करप्शन की बात की कि जी करप्शन है, ये है, हम इतने पैसे दिखाएंगे। जहांगीर तरीन जहाज में बैठा के बाहर भेज दिया और कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं होऊंगा अगर मैंने चीनी वापस 55 रुपए नहीं कर दी, बनती ये 40 रुपए की है, आज बिक 110 की रही है। खुसरो बख्तियार आटे की कीमत देखें 30 रुपए 80 रुपए, घी की कीमत देखें, ये करप्शन की बातें करते हैं। अवामों को तो इन्होंने लूट के तबाह बर्बाद कर दिया है और इसके साथ ये करप्शन का एक अच्छा गाना इन्होंने बनाया हुआ है। लोग बेवकूफ नहीं है। आपने 2 साल पहले आपकी लीडर ने जो बोला था कि अगर मैं अवाम पे महंगाई करूं तो इस तरह इख्तिदार मैंने क्या करना है, मैं 40 रुपए पेट्रोल दूंगा, मैं जो है लोगों की तनख्वाह $1000 तक करूंगा। लोगों ने धोखा खाया, फ्रॉड खाया। इन्होंने कहा चलो, उनको क्या पता था कि ये नौसरबाज है सारे। नौसरबाज क्या होता है? नौसरबाज वो होता है, वो कहता है 1 रुपए से 2 बना दूंगा, 1000 से 2000 बना दूंगा, 5000 से 10000 बना दूंगा। तनख्वाहदार बेचारा गलत हो गया कि वो मुझे मेरी तनख्वाह 20,000 है, 1 लाख हो जाएगी। मुझे खाने की चीजें इतनी की मिल रही है, पेट्रोल मुझे 100 का मिल रहा है, 40 का मिल जाएगा, आटा मुझे 30 का मिल रहा है, 15 का मिल जाएगा, चीनी मुझे मिल जाएगी। ये इसके बाद ये पाकिस्तान कौम को, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। लोगों में शऊर है, पाकिस्तानी कौम एक दफा गलत हो गई है। ये लोग बाजारों में तो जाएं, ये लोगों से तो पूछें इन्होंने किया क्या। इन्होंने लोगों को बेरोजगार किया, 1 करोड़ लोगों को। तो आफरीदी साहब फिर रास्ता क्या है? रास्ता क्या है मसालिहत का? इससे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में नहीं आई है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं मसालिहत का रास्ता क्या है? वो आपको बुरा कहते हैं, आप उन्हें नौसरबाज कह रहे हैं। एक ही मसलिहत का रास्ता है जो मैं बताऊं, वो ये है कि किसी भी हाल में 22 करोड़ अवाम इनको बाहर फेंकेगी और इनका एहतसाब करेगी,
इनसे पूछेगी कि तुमने झूठ क्यों बोला था, तुमने यू टर्न क्यों बोले थे, आपने नौसरबाजी क्यों की थी, हम आपसे इसका हिसाब लेते हैं और इन सबको जेलों में डाला जाएगा। इन सबको जेलों में डाला जाएगा, वो आपको डालने पे तुले में। आपने सुना होगा गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने कहा था कि बड़ी अब सारा जोर उनका एहतिसाब पर होगा। हाँ, ये बात आपने अच्छी की। पहले वजीर आजम आए थे कि हम तब्दीली करेंगे, चीजें सस्ती करेंगे, फिर असेंबली में आए कि उन्होंने उधर तकरीरें की कि ये चीजें हैं, ये इस्लाहात है। अभी हमने तीसरी वजीर आजम देख लिए जिन्होंने दाढ़ी पे हाथ फेर लिया। ये मुल्क से, एक निजाम से बच्चे देखते हैं, जवान देखते हैं, पूरा माशरा, पूरी दुनिया में हमें देखा जाता है, पाकिस्तान की रियासत को देखा जाता है, इधर की सोच और फिक्र को देखा जाता है। अच्छा। इनके 8 स्पोक्समैन हैं, 8। ओके, अच्छा, फवाद चौधरी और इनके 8 स्पोक्समैन, मुझे बताएं कि वो कितना टैक्स देते हैं इस मुल्क को। ये अपनी नेशनलिटी कैंसिल करें अगर ये इस मुल्क के वफादार हैं, अगर मुहिब वतन है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है ताकि बैरिस्टर साहब फिर आप तफसील से जवाब दे सकें, और वापस जब आऊंगी तो आफरीदी साहब से मुझे सवाल जरूर करना है कि उन्होंने कहा, मैं खबर दे रहा हूं जमशेद चीमा साहब ने कि नून लीग के अंदर बड़ी टूट फूट हो चुकी है, एक नए नाम से अब रजिस्टर किया जा रहा है, मीम शीन नून भी नहीं बल्कि अब शायद मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से, यानी अब ये पी हो जाएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बातें भी सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी शायद नून लीग के इस इंतहाई बयानिए को सपोर्ट ना करे जो कि अयाज सादिक साहब की सूरत में फ्लोर ऑफ द हाउस पर आया, और बहुत जल्द ये भी अलग हो जाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। विदाउट वेस्टिंग टाइम बैरिस्टर साहब, क्योंकि ये आखिरी सेगमेंट है, बताइए कि क्या वाकई कोई किसी किस्म का मसालियात का रास्ता नहीं बचा, क्योंकि देखिए चीजें बड़ी एक्सट्रीम पर जाती जा रही हैं, और जैसे जमशेद चीमा साहब कह रहे थे, देयर आर सर्टेन इश्यूज जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत को साथ बैठना होगा। देखिए, बिल्कुल मसालियत का, सियासत का काम ही ये है कि वो दरमियानी रास्ता निकालती है, और मेरे ख्याल से इमरान खान के होते हुए तो ये रास्ता नहीं निकल सकता। उनकी मेंटली वो कुछ स्टेबल नहीं है, और ये एक उनका प्रॉब्लम रहा है। मैंने आपको बताया, उनका क्रिकेट का दौर देखे, उनका घरेलू देखे, उनका पार्टी का दौर देखे, उनकी एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ पीटीआई के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं या कोई भी जो पॉलिटिकल विजडम रखते हैं, उन्हें आगे आना होगा और आके उन्हें ये बात करनी होगी और पार्लियामेंट को फोरम बनाना होगा। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने 2.5 साल के अंदर, आप कोई वॉइस ऑफ सेनेटरी मुझे उनकी बताएं, कोई एक बात बता दें उन्होंने अच्छी की हो। हम तो चाहते थे कि इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम देखें, लेकिन इमरान खान साहब एक घर के अंदर कैद हैं, मुकैयद हैं, और चंद लोगों से अपनी तारीफें सुनते हैं और कुछ लोगों के खिलाफ गालियां बकते हैं और गालियां बकने की तलकीन करते हैं। इसके साथ मुल्क आगे बढ़ते नहीं है। अब आप देखें, चले अभी इन्होंने फरमाया कि जी जरदारी साहब करप्शन के बारे में, भाई जरदारी साहब ही तो करप्शन के बारे में बात करेंगे कि हमने 30 साल जरदारी साहब ने केसेस भुगते हैं और उसके बाद बाइज्जत बरी हुए हैं कोर्ट से। वो इमरान खान के वालिद की तरह करप्ट साबित नहीं हुए, उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ ने बाइज्जत बरी किया है। तो मैं समझता हूं कि उन्हीं को तो हक है कि वो बात करें कि किस तरह करप्शन को बना के एक बुनियाद और पॉलिटिशियंस को मेलाइन किया जाता है। तो इसलिए जरदारी साहब से ज्यादा ये कोई राइट नहीं रखता पाकिस्तान पे कि वो पाकिस्तान के अंदर ये 2 नंबरी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब विच हंटिंग करती है, आर्म ट्विस्टिंग करती है और बोनों को नर्चर करती है, तो ये तो सारी तारीख बता दी नैब की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा। और वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हुई? वो आसिफ जरदारी के खिलाफ। अब मैं कहता हूं कि नादिया, अगर हम करप्ट हैं तो ये फैसला इमरान ने नहीं करना। इमरान खान कोई जज नहीं है, इमरान खान का काम नहीं है। मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूशन है, मुल्क के अंदर अदालत फैसला करेगी। ओके, अदालतें हैं। अच्छा, मुझे बात करने दें। नहीं, एक मिनट ये ऐड करें ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पीएमएलएन की टूट फूट की खबर इन्होंने दे दी जमशेद चीमा साहब ने, ऐसे में पीडीएम में बैठी पीपल्स पार्टी क्या करेगी? अब ये देखें, ये तो बात है, जब आपके पास अब इन्होंने ताकत देखी है पॉलिटिकल पार्टीज की, पीडीएम की, तो अब तो ये है कि दुश्मन की फौज की जो तोपे हैं उनमें कीड़े पड़ जाए, ये बद्दुआएं हैं। अगर भाई उनकी टूट फूट होगी तो ये उनका मामला है। अच्छा। आप तो अपना घर बचाएं, आपका घर कौन सा बचा हुआ है, आप तो उसका जवाब दें। अब मुझे बताएं, हमें चोर डाकू कहने से अगर तो नादिया साहब 2.5 साल में मसाइल हल हो गए हैं तो फिर और जोर से कहना शुरू घर तो इनका मजबूत है बैरिस्टर साहब। कोई घर में, इनका कोई भी घर मजबूत नहीं है, कहते तो हैं इनका कोई घर मजबूत नहीं है। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ, हर वर्ग एक है, भूल जाते हैं। नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा चंद महीनों के अंदर। अब बात ये है कि हमें चोर डाकू कहने से, अगर तो आप 100
किराए के भाड़े के तर्जुमान और रख लें और हमें बुरा कहना शुरू कर दें। लेकिन अगर इससे फर्क नहीं पड़ा, क्या ये जो आपने महंगाई की है, आटा 35 से 80 रुपए पे चला गया, ये हमारी वजह से गया है। ये पाकिस्तान के अंदर चीनी आज डबल कीमत पे हमारी वजह से गई है, पेट्रोल डबल कीमत पे हमारी वजह से गई है, अद्वियात 500% इजाफा है। आज लोग जो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, वो दवाई नहीं खा सकते हैं। आज जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो दवाई नहीं खा सकते हैं। अगर घर के अंदर, हर घर के अंदर इसका कोई ना कोई पेशेंट है, वो नहीं, तो क्या ये हमारी वजह से है? मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हमारी वजह से है। कश्मीर का आपने सौदा कर दिया हमारी वजह से है। सऊदीया के साथ ताल्लुकात खराब हुए हमारी वजह से है। भाई एक इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, ये हमारी वजह से है। इमरान खान की पार्टी के अंदर टूट फूट है, हमारी वजह से है। बुजदार की नाकामियां और नलायकपन की वजह से पंजाब बर्बाद हो रहा है, ये हमारी वजह से है। खुदा का कोई खौफ करें आप यार, खुदा का खौफ करें। या गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते तो घर वापस जाएं। आप तो कहते थे 500 लोग इकट्ठे हो गए और अगर मेरे में गैरत हुई तो मैं घर चला जाऊंगा। हम आपकी गैरत को जगाते हैं, अगर है तो जगाएं उसे खुदा के लिए। अच्छा, इमरान अपने लफ्जों पे गौर करें। अच्छा, आपने कहा कि सारी चीजों का इल्जाम ऑपोजिशन पे ना डालें। इससे पहले कि जमशेद चीमा साहब आप इसका जवाब दें, अब्बास अफरीदी साहब, मैं सिर्फ एक लाइन आपसे ऐड करवाना चाहती हूँ सो दैट वी कैन क्लोज विद जमशेद चीमा। पीएमएलएन की टूट फूट मरियम नवाज जो इन्होंने खबर दी है कि वो रजिस्टर करें, कितनी सदाकत है इसमें? एक अब्दुल कादिर बलोच साहब का तो सुन ही लिया और उन्होंने कहा कि वो 7 को रफका से मिलकर और फिर बाकायदा कोई अनाउंसमेंट करेंगे। ये इतनी सदाकत है कि जैसे 22 साल इन्होंने झूठ बोला था, शेख चिली वाले ख्वाब कौम को दिखाए थे, ये भी उनमें से एक ख्वाब है। अच्छा, ये ख्वाब है। जमशेद चीमा साहब, चलिए अब आप पर हम शो का खात्मा करेंगे। देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल ठीक है, आप इनको करप्ट कहें जो भी कहें, लेकिन ये क्या स्ट्रैटेजी है? अवाम के जो मसाइल हैं वो कहाँ गुम हो गए? क्या ऑपोजिशन की वजह से तो नहीं हो सकता ना कि महंगाई का इतना बड़ा तूफान हो? ना ही ऑपोजिशन की वजह से होता है कि आप अपने 100 डे प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे, अपने मंशूर को नहीं इम्प्लीमेंट कर सक रहे, क्योंकि वजीर आजम तो ब्यूरोक्रेसी से भी नाला नजर आते हैं, पुलिस से भी नाला नजर आते हैं, ऑपोजिशन से तो है ही नाला। तो सवाल तो आप पर उठाए जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? अच्छा, 2 बातें। आटे का जिक्र हुआ है। आटा थोड़ा सा नादिया जरा रिकॉर्ड देखना। आटा आप पहले 2012 तक या 13 तक, बल्कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आने से पहले 2008 तक आटे का रेट था 400 रुपया 20 किलो के बैग का पंजाब में। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के आते ही आटा हुआ 700 रुपए का बैग, मतलब 35 रुपए किलो। 20 रुपए किलो वाला 35 रुपए किलो हुआ और फिर 805 रुपए का हुआ लास्ट ईयर। हमारे दौर में 805 रुपए से आटा 856 रुपए में हुआ 2 साल में। सो सबसे कम आटे की जो कीमत बढ़ी है हमारे यहाँ बढ़ी है। और आज सिंध में आटे का रेट क्या है और पंजाब में क्या है, ये जरूर पता लगाना चाहिए। और अगर पाकिस्तान में तेल महंगा हो तो उसके जिम्मेदार हम हो सकते हैं, गैस महंगी हो उसके जिम्मेदार हम हो गए, अगर आटा महंगा तो उसकी जिम्मेदार सूबाई गवर्नमेंट है। आज सिंध में आटे का रेट आप कैसी बातें कर रहे हैं जमशेद चीमा साहब? खुद विफाकी वज़रा ने भी, वजीर आजम ने भी ये कहा कि हमें गलत फिगर्स बताए गए। आपके जो जिनके पास पोर्टफोलियो है कि ब्यूरोक्रेसी हमें मिसगाइड करती है, और आप कह रहे हैं सूबाई हुकूमतें। मैं फिक्र दे रहा हूँ आपको। वो जो आप पहले किसी बंदे का भी अपनी गलती मानने को कोर्ट नहीं करते। आप पहले आटे का रेट पंजाब में आज भी 856 रुपए मौजूद है, जहाँ जितना चाहे आपको मिल जाएगा, और सिंध में वही आटा 1300 रुपए का है। सो बैरिस्टर साहब को पता होना चाहिए कि उसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अच्छा। जिन्होंने 10 अरब रुपया वापस किया, जो नैब ने पकड़ा कि आपने फूड डिपार्टमेंट के गोदामों से गंदम चोरी कर ली थी, और उसमें खुर्शीद शाह शामिल था, फूड डिपार्टमेंट शामिल था, जरदारी साहब शामिल थे। अच्छा, और चीनी का बता दें, चीनी किसने चोरी की? चीनी मैं समझता हूँ चीनी जो है, चीनी में किसी न किसी हद तक हमारी गलती भी मौजूद है, और चीनी को सस्ता होना चाहिए था, और चीनी सस्ती करेंगे हम इंशाल्लाह। इसमें आप कह लें हमारी परफॉर्मेंस, आप कह लें कि हम उसे आइडियल नहीं कह सकते, लेकिन आटे में पंजाब में बेस्ट परफॉर्मेंस आटे में पंजाब की है। खैबर पख्तूनख्वा में क्यों महंगा हुआ? क्यों वहाँ के नान भाई जो है वो कहने लगे रोटी की कीमत बढ़ाएं क्योंकि आटा महंगा है? महंगा होना चाहिए था, लेकिन सिंध से भरल सस्ता है। लिहाजा ये जब परफॉर्मेंस का जिक्र आए तो अपने दूसरी जो बात इसमें बात हो रही मुस्लिम लीग नून की,
मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, मुस्लिम लीग पाकिस्तान बन रही है जो अब्दुल कादिर बलोच साहब बना रहे हैं, और मुस्लिम लीग मरियम जो बन रही है वो मरियम नवाज अपने नाम से रजिस्टर करा रही हैं। पार्टी की ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, इसका अनाउंसमेंट हो गया। अच्छा, इसको छोड़े, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे प्लीज इसका जवाब दें, बिकॉज लोग सुनना चाहते हैं। आप लोगों को लगता है कि 2.5 साल में आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, जिसमें आप लोगों को अब, क्योंकि जलसों का भी कहा जा रहा है कि पीटीआई जलसे करेगी, ऑपोजिशन की जवाबी जो हिकमत अमली आप लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या मतलब परफॉर्मेंस में क्या बताएंगे? क्योंकि बहुत सारे वादे आप लोगों ने किए हैं। पीटीआई सिंध अलग वादे करती है, पीटीआई पंजाब अलग करती है, विफाक अलग करती है। ये भी परफॉर्मेंस में 2-3 चीजें नोट करें। आपका ट्रेड, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस में चला गया, ये 8 साल के बाद गया है। सो करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट आपका कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी इंपोर्ट कम हो गई, आपका सीमेंट सेक्टर 22% बढ़ रहा है, आपकी ऑटोमोबाइल में गाड़ियों की बात करें, मोटरसाइकिलों की बात करें, ट्रैक्टरों की बात करें, बसों की बात करें, ये सारी 40% के हिसाब से प्रोडक्शन नंबर के साथ साथ वो जिंदा इंसानों का तो जिक्र कर ले मेरे भाई, क्या उनकी जिंदगी बेहतरीन हो गई आपके सरप्लस से? चलना शुरू हो गई, रोजगार बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, सो आपका इकोनॉमी इज ऑन राइज नाउ। इकोनॉमी और दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी कोरोना को हमने मैनेज किया है, और फिर सबसे ज्यादा आ रही हूँ मुझे इस वक्त विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जमशेद चीमा साहब, यकीन करें, सही का वजीर आजम ने, आप लोग मुतहर्रिक हो, खुदारा अपने अवाम में जरूर जाएं ताकि आपको पता चले कितना रोजगार बढ़ रहा है और कितनी चीजें आपकी सस्ती मिल रही हैं। जी बैरिस्टर साहब, अगर ये सब कुछ इतना मैनेजेबल है, फिगर्स इतने हसीन हैं, इकोनॉमी ऑन द राइज है, तो किस बात का रोना है भाई? ऑपोजिशन किस लिए ये तहरीकें कर रही है? असल में नादिया, ये अगर होते तो इसका आवाम के साथ ताल्लुक होता और आवाम के साथ जुड़त होती, ये क्योंकि अच्छा चीमा साहब हमने सुन, चीमा साहब आपकी बात आ गई, जरा बैरिस्टर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। अगर ये अवामी हुकूमत होती तो इनका हाथ अवाम की नब्ज पे होता। ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये इसी पे खुश है कि हम एक पेज पे हैं और उसी से हम चल जाएंगे, ऐसे होता नहीं है। मैं तो इन्हें चैलेंज करता हूँ, इमरान खान ये जो प्लान्ड दौरे करते हैं ना, जाके लंगर खाने में अपनी मर्जी के 10 बंदे बिठा के, उनके साथ जरा इमरान खान आए ना, आवाम के दरमियान आए, और अगर ये घर बखैर आफियत वापस चले गए तो मुझे बताइएगा। लोग इनके गिरेबानों को हाथ में लेना चाह रहे हैं इस वक्त। नादिया, बात ये किधर की, किस दुनिया में बैठ के ये बातें करते हैं कि महंगाई नहीं है, फलानी वजह इस वजह से है। भाई, गंदम की कीमत, आटे की कीमत सिंध में ज्यादा है या खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है? खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, और ये जो गंदम इंपोर्ट करता है जी, ये गंदम इंपोर्ट की जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है। जब एक्सपोर्ट करते हैं कम कीमत पे करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ज्यादा कीमत पे करते हैं, और ये जो कमीशन खाते हैं, पैसा खाते हैं, वो आपके सामने है। तरीन क्यों भागा हुआ है बाहर, और ये चीनी में स्कैंडल, आटे में स्कैंडल, अद्वियात में इनका मिनिस्टर फारिग हुआ, और इकोनॉमी तबाह करने में इनका मिनिस्टर फारिग हुआ। और बिल्कुल मैं यही कहता हूं कि इमरान खान को अबजद नहीं पता पॉलिटिक्स की और अवाम के मसाइल की। ना उसने सारी जिंदगी कोई कारोबार किया, ना कोई प्रोफेशन की इख्तियार किया। उस बंदे ने दूसरों की जेबों में डाका डाला, कभी दोस्तों के जरिए, कभी चंदे के जरिए घर चलाया। उसे क्या पता सरदारी साहब के कारोबारी खानदानी कारोबारी हैं, वो आपकी तरह कोई नहीं है। आप लोग अपनी बात करें। इमरान का बाप करप्ट था, इमरान चंदे पे चल रहा है, इमरान की बहन करप्ट है, इमरान की एटीएम मशीनें करप्ट है। इमरान का बाप करप्शन में निकाला गया। बैरिस्टर साहब, लेट्स नॉट गो देयर। आई हैव टू क्लोज द शो बिकॉज़ आई जस्ट हैव 20 सेकंड्स। किसी पे कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन ये साफ लगता है कि बयानिए की इस जंग में जो मसालिहत का रास्ता है, उसके लिए हुकूमत को भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जो कौमी इश्यूज हैं उस पर बात करनी होगी। लेकिन अगर क्या करने की कैसी बातें कर रहे हैं जमशेद चीमा साहब, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए, मुखालफत में इस हद तक आप चले जाएंगे कि आप एबनॉर्मल लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज टू मच। अगर आप मुखालफत को बराए मुखालफत रखें और जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड है, इनकी परफॉर्मेंस खराब थी, बिल्कुल जिक्र कीजिए। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है उसका जरूर जिक्र करें, लेकिन ये जो पर्सनल अटैक्स मुस्तकिल हो रहे हैं, इसका कोई एंड नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं ये बैठकर सोचना होगा दोनों साइड्स को कि एक मीनिंगफुल डायलॉग जरूरी है और उसका सही फोरम पार्लियामेंट ही है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से दोनों तरफ से
और बयानिए की ये जो जंग है जिसमें इल्ज़ाम भी हैं, बात गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सवालात पर उठ जाए तो सोचना होगा सबको बैठकर कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।